Hello and Assalamu alaikum. My name is Nida. We are going to start another class for Nati Urdu uh, at CECA. CECA की सब सर्विसेज I wanna inform you जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ना सिर्फ नाटी उर्दू की क्लासेस आप इसका लिंक ले सकते हैं बल्कि बाकी सर्विसेज एट CECA आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले जिसको वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं प्लीज़ कम एट CECA और उनकी ये फ्री सर्विसेज अवेल करें। Free student visa extension, cheapest professional year options, and free TR 485 visa application, cheapest health covers for students and as well as visitors, free PTE and IELTS if you are a tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu if you are a tutor of PTE and IELTS classes. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, CEC also providing this service free of cost, college admissions, and free migration consultation. Okay, so these are the services which are provided at CECA free of cost. Okay, now let's come back to Nati Urdu class. Hopefully जितने lectures अगर आपने पहले सुने हैं तो आपको इसके पैटर्न का ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस टाइप का टेस्ट होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट फॉर द स्टूडेंट्स हु कम फॉर फर्स्ट टाइम एंड लिसनिंग दिस नाटी क्लास नाटी लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उनके लिए एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ कि ये टेस्ट एक्चुअली है क्या। ऑलराइट, सो इस डायलॉग में इस टेस्ट में 2 डायलॉग्स आते हैं। 2 डायलॉग्स कुछ बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, जस्ट अराउंड 300 to 350 वर्ड्स। और इसका टोटल मार्क्स है 90, 45 ईच डायलॉग, और आपको 29 इन ईच डायलॉग आपको चाहिए इस टेस्ट को पास करने के लिए। ऑलराइट, तो 29 प्लस 29 ये हो जाता है 58, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू पास दिस टेस्ट अगर आपके 29 ईच आ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल पासिंग मार्क्स 63 हैं। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि आपके 29 दोनों में आ गए हैं तो आप पास क्यों नहीं हुए। यू हैव टू एटलीस्ट try for the 30 to 32 in each. Okay, so always keep your goal for 32 to 33 ताकि आप easily ये overall passing marks ले लें। ओके, मोस्टली क्या होता है कि दोनों डायलॉग्स एवरेज आते हैं। कोई समटाइम्स होता है कि एक बहुत इजी होता है और दूसरा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब जो मैंने रिसेंटली देखा है कि दोनों डायलॉग्स एवरेज होते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इजी इन द सेंस ये होता है कि सिर्फ आप किसी भी कंपनी की हेल्पलाइन को कॉल करो और उससे पूछो कि भाई ये मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, अगर फ़ोन नंबर आपको चाहिए वो फ़ोन नंबर पूछ लेते हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कॉलेज से रिलेटेड, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल जो हम भी कहीं भी कॉल करके मतलब ले लेते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा मुश्किल, कोई इसमें मुश्किल वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं होते, सो यू कैन डू इट ईजिली। कोई वो मुश्किल डायलॉग नहीं होता, ये इन द सेंस बहुत इजी डायलॉग होता है। ठीक है, और बहुत मुश्किल क्या हो सकता है कि बहुत मुश्किल वो होता है जिसमें वोकैबुलरी काफ़ी मुश्किल के वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इन स्टूडेंट्स ट्राई टू थिंक ओके इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, या जिसमें सेगमेंट्स बहुत लंबे होंगे और आपको नोट्स टेकिंग आप में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऑलवेज कीप प्रैक्टिस फॉर नोट्स टेकिंग। वोकैबुलरी हम क्लास में और वैसे भी जितनी पॉसिबल होती है मैं अपने स्टूडेंट्स को वो लर्न करने में हेल्प करती हूँ, बट इन द एंड कि अगर कोई वोकैबुलरी वर्ड आउट ऑफ आपकी प्रिपरेशन आ जाता है या आपने पढ़ा हुआ है और उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन यही है कि आपने वो वाला वर्ड इन सेम लैंग्वेज में बोल देना है। ठीक है, इंग्लिश का वही वर्ड आप वैसे ही बोल दें, डोंट नीड टू इंटरप्रेट। ऑलराइट, ओके, सो मार्क्स मैंने बता दिए 29 ईच इन ईच डायलॉग मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ओवरऑल पासिंग मार्क्स 63 हैं, 45 फॉर ईच डायलॉग एंड टोटल मार्क्स आर 90। ओके, अब इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। मार्किंग क्राइटेरिया इस कि आप लिटिल बिट टफ, क्योंकि ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है लेकिन मार्किंग क्राइटेरिया टफ है। ठीक है, एक्यूरेसी इज द फर्स्ट थिंग दे कंसिडर कि आपने जो इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज में सुनी है उसी ही को आपने दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना है।
ठीक है, तो करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग। ऑब्वियसली ठीक है तो पूरे मार्क्स हैं, और नहीं है तो उसकी डिडक्शन हो जाएगी उन मार्क्स की। ठीक है, डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम यही है कि जब वो आपका डायलॉग सुनने लगेंगे तो पूरे आपके 45 मार्क्स हैं फॉर दैट डायलॉग, बट जैसे जैसे वो सेगमेंट्स आपके सुनते जाएंगे आपकी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है, मेरा सब अपने स्टूडेंट्स को होता है कि जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको यू गिव योर बेस्ट कि उसमें आपके कोई भी मार्क्स उसमें 0 मार्क्स आपके डिडक्शन हो। ठीक है, तो वो गिव योर बेस्ट ताकि जितने भी छोटे सेगमेंट्स में उसमें एटलीस्ट आप अपने आप को सिक्योर कर लें। लॉन्ग सेगमेंट्स में या तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है या करेक्टनेस इन्फॉर्मेशन करेक्टनेस एक्यूरेसी यही चीज हो सकती है। तो इसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ। फर्स्ट लेट मी टेल यू के कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, फोर मार्किंग क्राइटेरिया, जैसे फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने जो एक लैंग्वेज में सुना है उसी ही को दूसरी में इंटरप्रेट करना है। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज डिस्टॉर्शन, कि आपने मिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर दी। अगर आप डिस्टॉर्शन करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी नेगेटिव मार्किंग है। डिस्टॉर्शन मीन्स कि आपने सुना कि ओके सम दिस थिंग इज इलीगल इन ऑस्ट्रेलिया, बट आपने इंटरप्रेट करते हुए उसको गैर कानूनी के बजाय कानूनी बोल दिया, तो दिस इज डिस्टॉर्शन, और ये मेजर मिस्टेक्स है में से एक है, और उसके ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, अराउंड 5 to 6 मार्क्स एकदम से। ओके, सो मिसप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज डिस्टॉर्शन। थर्ड थिंग इज एडिशन। आपने कोई भी सेगमेंट सुना है उसमें आपको ठीक है, आपने वो बात उसकी समझ आ गई। अब इंटरप्रेट करते हुए आप अगर अपने पास से कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस ऐड करेंगे कि उसका मीनिंग आप समझेंगे, मैं और अच्छे से कन्वे कर दूंगा, तो वो उसको हम एडिशन बोलेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ ब्रीजिंग वर्ड्स चाहिए होते हैं अपने बात को कंप्लीट करने के लिए, अपना मतलब समझाने के लिए, बट हम कोई सेंटेंसेस ऐड नहीं कर सकते। दैट विल बी द एडिशन। ओके, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है। फोर्थ वन इज ओमिशन। ओमिशन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, कि अगर आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी है तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि नॉर्मली बच्चों की सबसे ज्यादा यही मिस्टेक होती है। ओके, ओमिशन मीन्स कि आपने अगर 4 सेंटेंसेस एक सेगमेंट में सुने हैं लेकिन आपने इंटरप्रेट सिर्फ 3 बातों को किया है, चौथी बात का आपने जिक्र भी नहीं किया, दैट इज द ओमिशन। आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी है। और अगर आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि की इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सेगमेंट की वो मिस कर दी है तो उसके भी ज्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फोन नंबर, नाम, एड्रेस, इस तरह की चीजें, डेट ऑफ बर्थ, ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी इनको चेंज करने की, या इनसे अपना ही मतलब आपने फोन नंबर लिख लिया, आपको लगा कि एंड वाले 2 वर्ड्स आपने नहीं सुने, आप अपने पास से कोई लिख दें तो वो करेक्ट नहीं होंगे, वो होल फोन नंबर विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो these are the marking criteria for NATI test. एक ऑप्शन आपके पास इन ईच डायलॉग होता है कि आप रिपीट ले सकते हैं। रिपीट मीन कि अगर आपने कोई भी सेगमेंट में आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन मिस हो गई, अभी हम ओमिशन की बात कर रहे थे कि किसी में लगता है कि आपकी ओमिशन हुई है किसी सेगमेंट में और आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, तो यू हैव द ऑप्शन, यू कैन आस्क द इन्विजिलेटर कि आप मेरे लिए ये सेगमेंट रिपीट कर दें। ओके, कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी और आई वांट टू रिपीट, तो वो आपके लिए वो वाला सेगमेंट रिपीट कर देंगे। आप अपने नोट्स कंप्लीट करके देन आप यू कैन स्टार्ट इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक दफा इन ईच डायलॉग आप एक एक रिपीट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट सेगमेंट में अगेन आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, सो यू हैव द ऑप्शन, आपके पास चॉइस है कि आप उन्हें कह सकते हैं कि ये सेगमेंट मेरे लिए रिपीट कर दें, लेकिन इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि -1 है। ठीक है, बट आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स कि वो इसको प्रिफर करें, -1 की तरफ चले जाएं बजाय कि आप कोई मेजर मिस्टेक करें। ठीक है, रिपीट आप तभी लेंगे जब आपको लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेजर मार्किंग क्राइटेरियाज, उनसे रिलेटेड अगर आपने कहीं आपको लग रहा है मैं डिस्टॉर्शन हो जाएगी या ओमिशन है या एडिशन का खर्चा है, तो वहां पे आपको चाहिए कि आप रिपीट लें। ठीक है, गो फॉर -1 इंस्टेड ऑफ -6 -7। ऑलराइट, तो ये हो गया मार्किंग क्राइटेरिया। टॉपिक्स, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग आ सकते हैं वो भी मैं एक दफा रिमाइंड करा दूं। बिजनेस, एजुकेशन,
employment, financial, health, housing, immigration, legal, social services and insurance. ठीक है, ऑल राइट। तो ये थे टॉपिक्स सारा पैटर्न टेस्ट का और मार्किंग क्राइटेरिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हमने कौन सा डायलॉग करना है उसका टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। Okay, today we are going to do this dialogue, but let's check its volume first. Most of the time, volume is not. Conversation takes place between an Urdu-speaking person and a university administrator. The person has questions about the MBA program for his cousin. The dialogue begins now. I hope तो इसका वॉल्यूम ठीक है। So let's start this dialogue. ठीक है, अब ये थोड़े से टॉपिक्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के दरमियान कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशंस किसी भी कोर्स में लेते हैं या अपना कोर्स चेंज करते हैं, तो इस तरह की कन्वर्सेशन कैन कम इन द एग्जाम एज वेल। ओके, so the dialogue is MBA admission. Okay. Conversation takes place between an Urdu-speaking person and a university administrator. The person has questions about the MBA program for his cousin. The dialogue begins now. Okay, so this is the topic for the dialogue. डायलॉग के टॉपिक की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी होती, बट आपने इसको गौर से सुनना होता है क्योंकि डायलॉग के टॉपिक में ही वो आपको बताते हैं कि किन दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। जैसा कि अब इस डायलॉग में कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट ने अपने कजन के लिए MBA प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि टॉपिक क्या है। टॉपिक से रिलेटेड सारी वोकैबुलरी हमारे दिमाग में आ जाएगी अगर हम टॉपिक गौर से सुनेंगे, और इसके बाद और इस बिफोर हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा क्या बात हो सकती है। ठीक है, इस डायलॉग में। ओके, लेट्स स्टार्ट द डायलॉग। Good afternoon. How may I help you today? दोपहर बखैर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, सो इस तरह के आपको पता है अगर कॉन्वर्सेशन होती है कोई प्रोफेशनल के साथ तो पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, इस तरह के वर्ड्स का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोला है तो सुबह बखैर ही बोलना है। ठीक है, चेंज नहीं करना। गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर या दोपहर का सलाम, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ओके, सो अगेन दिस इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट जिसमें 0% चांस है कोई भी मिस्टेक करने के। ठीक है, अगर आप बस ये दोपहर बखैर का ख्याल रख के मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग कोई मार्किंग आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरा फोकस यही होता है कि इस तरह के जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्लियर एंड लाउड वॉइस में अपना आंसर दें, और जब भी डायलॉग स्टार्ट करें आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस कि आप बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं। ठीक है, अगर आप शुरू में ही कोई कंफ्यूज्ड आंसर देंगे तो आपका इंप्रेशन पूरे डायलॉग के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 जो फर्स्ट के पहले सेगमेंट्स होते हैं, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट कि आपका आंसर क्लियर, लाउड और एक प्रोफेशनल वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे
दोपहर बखैर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सलाम, मैं यहाँ आज आया हूँ कज़न के दाखिले की मालूमात के सिलसिले में। क्या आप मुझे इस यूनिवर्सिटी के MBA में एडमिशन की कुछ मालूमात दे सकते हैं? ओके, जो नोट्स मैंने लिए हैं पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। सलाम, मैं यहाँ आया हूँ कज़न के लिए मालूमात लेने। क्या आप मुझे इस यूनिवर्सिटी में MBA के एडमिशन की मालूमात, सो होल कॉन्सेप्ट इज इन माय माइंड कि वो उस यूनिवर्सिटी में अपने कज़न के लिए MBA की इंफॉर्मेशन लेने आया है, और ये जो नोट्स मैंने लिए हैं इनके हेल्प से नाउ आई विल आंसर। हेलो, I came to get information about my cousin's admission. Can you please provide me some information about admission in MBA in this university? ठीक है, कोई भी वोकेबलरी वर्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ कजन का वर्ड, उसने खुद ही उर्दू स्पीकर ने ही कजन का वर्ड बोला है, तो कजन का मतलब कजन ही होता है, ठीक है। अगर वैसे हम करें तो हम कजन ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, ये हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं जब हमें पता होगा कि वो खाला के बेटे की बात कर रहा है या फुफ्फी के बेटे की बात कर रहा है, ठीक है। तो कजन का उर्दू में मीनिंग कजन ही है, ठीक है। हेलो, I came to get information about my cousin's admission. Can you please provide me some information about admission in MBA of this university? ठीक है, आंसर आपका क्लियर एंड लाउड होना चाहिए, ठीक है। और फ्लुएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी PTE के टेस्ट में होती है, ठीक है। तो ऑलवेज अपना कभी भी आपने सोचने पे टाइम अपना नहीं लगाना जब भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, क्योंकि जहां आप सोचेंगे वहां पे आप पॉज लेंगे, ठीक है। वोकेबलरी के बारे में तो कभी भी नहीं सोचना आपने, एंड जस्ट व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट इन उर्दू, जस्ट उसको इंटरप्रेट कर देना है अपने इंग्लिश में। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। To get an admission in the MBA of our university, a person should have an approved bachelor degree or higher, GMAT score of 650 points, and work experience in the field is needed. सो इट वाज अ लॉन्ग सेगमेंट, और इसमें इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि उसने MBA एडमिशन में क्राइटेरिया के बारे में बताया है, ठीक है। आई हैव टेकन फ्यू नोट्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अंदर कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, ठीक है। कुछ स्कोर पॉइंट स्कोर उसने 650 शी मेंशन्ड, बट आई वांट टू लिसन इट अगेन, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपने रिपीट लेना है अगर आपने इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी है या आपको डाउट है कि कुछ गलत है, ठीक है। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स लिसन इट अगेन। ओके, द अदर थिंग विच आई वांट टू मेंशन कि जब भी नोट्स लें आखिर तक अपने नोट्स लेते जाएं, जो जो सुनते जाएं। जहां इंफॉर्मेशन मिस हो वहां पे जगह छोड़ दें, लेकिन अगला जो जो समझ आता जाए वो लिखते जाएं, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप रिपीट लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पे फिर आप गौर करेंगे, उसको दोबारा गौर से सुनेंगे जो मिस हो गई है, और उसके लिए आपके पास स्पेस भी है, ठीक है। आप उसको वहां पे ऐड कर देंगे। कभी भी अपने नोट्स कंजस्टेड मत लें, एक ही लाइन में सब नोट्स मत लें। आपके नोट्स एक एक लाइन में एक एक बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक ही सेगमेंट में 4 या 5 बातें हैं तो वो 5 लाइनों में होनी चाहिए, ओके। कभी भी एक लाइन में लिखने की गलती मत करें, क्योंकि उससे आप इंटरप्रिटेशन करते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस तरह इसको मिलाऊं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं अपने कज़न से पूछूंगा क्या उसने GMAT। To get an admission in क्या आप मुझे इस यूनिवर्सिटी के MBA में एडमिशन की कुछ मालूमात दे सकते हैं? To get an admission in the MBA of our university, a person should have an approved bachelor degree or higher, GMAT score of 650 points, and work experience in the field is needed.
So yeah, GMAT score of 650 points. Okay, and work experience in the field is needed. So now I confirm the information. अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुझे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ठीक है। ना ही अभी तक मेरी कोई नेगेटिव मार्किंग हुई, क्योंकि आई हैव वन ऑप्शन, मुझे एक दफा एक डायलॉग में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है, आई कैन टेक रिपीट, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोना टेल यू द which notes I have taken. You got MBA in our university means एडमिशन के लिए मैंने सिर्फ A लिखा, ठीक है। Get admission MBA in our university, approved बैचलर्स डिग्री और हायर, बैचलर्स का मैंने सिर्फ बी लिखा। GMAT 650 पॉइंट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस का सिर्फ WE लिख दिया मैंने, WE इन द सेम फील्ड। ओके, नाउ आई एम एबल टू इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन। हमारी यूनिवर्सिटी के MBA में दाखिले के लिए एक शख्स के पास मंजूर शुदा बैचलर्स की सनद या इससे ज्यादा होनी चाहिए और GMAT का 650 स्कोर और इसी मजमून में उसका तजर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। एक्सपीरियंस को तजर्बा बोलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस या काम का तजर्बा, इन द फील्ड उसी मजमून में या उसी ही से उसी फील्ड में। फील्ड का मतलब जैसे होता है कि फील्ड का मतलब वैसे तो अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें खेत होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसी फील्ड में जिसमें उसने स्टडी की है, तो उसी मजमून में उसका तजुर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। अप्रूव्ड होता है मंजूर शुदा, बैचलर्स डिग्री ही है। मैंने ऑलरेडी आई हैव मेंशन कि ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, डिपार्टमेंट्स के नाम, डिग्रीज के नाम आप एज इट इज ले सकते हैं, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो बजाय इन चीज़ों के मीनिंग सोचने पे आप अपनी फ्लुएंसी पे फोकस करके इन वर्ड्स को ऐसे ही बोल के आपने अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी के MBA में दाखिले के लिए एक शख्स के पास मंजूर शुदा बैचलर्स की डिग्री या सनद होनी चाहिए या इससे कुछ ज्यादा, और हायर मीन्स के इससे ज्यादा कोई पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यू कैन मेड कन्वे द मीनिंग एज वेल, ठीक है। उसके पास बैचलर्स की सनद या इससे ज्यादा की पढ़ाई होनी चाहिए और GMAT का 650 का स्कोर होना चाहिए और इसी मजमून में तजर्बा भी होना चाहिए, ठीक है। GMAT 650, GMAT एक मजमून टेस्ट का नाम है, तो GMAT ही रहेगा। और 650 गिनती आपको जरूर उर्दू में आनी चाहिए, ठीक है। 650। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा ठीक है, मैं अपने कजन से पूछूंगा क्या उसने GMAT का इम्तिहान दिया है। अगर उसने नहीं दिया तो उसे GMAT का इम्तिहान देना पड़ेगा। मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं अपने कजन से पूछूंगा। GMAT का इम्तिहान दिया है, देना पड़ेगा, ठीक है। वो बात मेरे वही उसके माइंड में है कि इम्तिहान नहीं दिया तो देना पड़ेगा। उससे इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। 1 2 3 4, उसने इस सेगमेंट्स में 4 बातें की हैं और मैंने 4 लाइनों में ही इसके नोट्स लिए हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स इजी फॉर मी टू इंटरप्रेट, और इट्स इजी फॉर मी कि मेरे पास सीक्वेंस भी मेरे पास है कि कौन सी बात पहले करनी है, किसको इंटरप्रेट बाद में करना है और किसको उसके बाद करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स एक सीक्वेंस में अच्छे से लें, ठीक है। ये ही इस टेस्ट की है कि इसी से आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन हमने कैसे इंटरप्रेट करनी है। ओके फाइन, I'll ask my cousin whether he has taken GMAT exam. If he hasn't taken, then he has to take GMAT exam. I'll talk to him about this. ठीक है, कोई भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं है, GMAT के इम्तिहान की बात हो रही है। He said, I will ask him he has taken GMAT exam or not. If he hasn't taken the exam, he has to take GMAT exam. I'll talk to him about this. That's it. कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है, ओके। सो जो इंफॉर्मेशन सुने जस्ट उसको लाउड एंड क्लियर और फ्लुएंसी के साथ उसका आंसर करें।
मिजाल ही नहीं है किसी की आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग कर ले, ठीक है, अगर इफ इट इज करेक्ट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, आप मुझे इस कोर्स की तफसीलात के बारे में बताइए कि इसके बुनियादी मज़ामीन कौन-कौन से होंगे? Oh, we have missed one segment. Sorry, मैंने पहले ही pause कर दिया. So let's listen this segment again. क्या उसने जीमैट का इम्तिहान दिया है? अगर उसने नहीं दिया तो उसे जीमैट का इम्तिहान देना पड़ेगा। मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। Okay. Now beep के बाद again वही person अपनी information start कर रहा है, वही अपनी बात start कर रहा है, ठीक है? It could happen as well in the exam. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा इंग्लिश में बोलेगा, ये भी हो सकता है कि बीप हो गई, अब नेक्स्ट पर्सन अगेन वही पर्सन अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है। ओके, अच्छा, आप मुझे इस कोर्स की तफसीलात के बारे में बताइए कि इसके बुनियादी मज़ामीन कौन-कौन से होंगे? सो व्हाट ही सेड, इस कोर्स की तफसीलात के बारे में बताएं और इसके बुनियादी मज़ामीन कौन-कौन से होंगे। सो well, please tell me the details of this course and what would be the core subjects of this course. ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं बुनियादी मज़ामीन। हमने अपनी वोकेबलरी में ये वर्ड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बुनियादी मज़ामीन, कोर सब्जेक्ट्स एंड इख्तियारी मज़ामीन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ओके, सो देखा आपने कि अगर हमें ऑलरेडी वोकेबलरी आती है तो वी कैन यूटिलाइज इट ऑन टाइम, बिना सोचे अपनी फ्लुएंसी को हम अपनी बात में कवर कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, सो दिस वन इज द इजीएस्ट वन, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। लेट्स मूव टू द Yes, नेक्स्ट। we have about 50 UOC points subjects, which are core subjects, and rest are elective subjects. 50 UR पॉइंट्स सब्जेक्ट्स, उसने जैसे हर कॉलेज का कोई क्राइटेरिया होता होगा, तो 50 UR सब्जेक्ट्स को आपने ऐसे एज इट इज ही बोलना है, ठीक है। विच आर कोर सब्जेक्ट्स एंड रेस्ट आर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आई मेंशन्ड, इख्तियारी मज़ामीन, ठीक है। बुनियादी मज़ामीन कोर सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इख्तियारी मज़ामीन। जी, हमारे पास तकरीबन 50 UR पॉइंट्स के मज़ामीन हैं जो कि लाजमी मज़ामीन हैं और बाकी सब इख्तियारी मज़ामीन हैं, ठीक है। सेगमेंट छोटा सा था, लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि 50 UR पॉइंट्स में काइंड मेक एनीबॉडी कंफ्यूज्ड, ओके, बट यू हैव टू स्पीक एज इट इज, क्योंकि एक वो इंफॉर्मेशन है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसी ही उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपने एज इट इज ही बोलना है, ठीक है। सो हमारे पास 50 यूर मज़ामीन के सब्जेक्ट, सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, यस यू कैन रिपीट, अगर आपको कहीं लगे कि आपने बहुत ज़्यादा पॉजेस ले लिए हैं, जस्ट से सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, तो वो आपका जो पिछला सॉरी से पीछे वाला जो आपने आंसर दिया होगा उसको निगलेक्ट करके आपका नेक्स्ट आंसर सुनेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। जी, हमारे पास तकरीबन 50 यूआर पॉइंट्स के मज़ामीन हैं जो कि लाजमी मज़ामीन हैं और बाकी सब इख्तियारी मज़ामीन हैं, ठीक है। सो आई होप कोर सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर क्लियर इन योर माइंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैंने अपने कज़न को बोला है कि तमाम तफसीलात ऑनलाइन देख ले, मगर उसने मुझे कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर आपके दफ्तर आकर उसके मामले के बारे में मालूमात दूँ तो उसे इत्मीनान होगा। ओके, कज़न को बोला है कि तमाम तफसीलात ऑनलाइन लें, ज़ाती तौर पर दफ्तर आके मालूमात
तो उसे इत्मीनान होगा। ठीक है, बात हमें इससे समझ आ गई कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि मैंने अपने कज़न को बोला है कि वो तमाम तफसीलात ऑनलाइन देख ले, बट लेकिन उसने कहा है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर दफ्तर आके मालूमात लूँ तो ही उसे इत्मीनान होगा। ठीक है, तो कीप द पिक्चर इन योर माइंड। हमेशा जो भी सुने उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर लें। ठीक है, ताकि आपको इंटरप्रिटेशन करते हुए बहुत आसानी हो। I asked my cousin to see all details online, but he said to go to the office personally and take all information, then he will be satisfied. Okay, so सेगमेंट ही बस लंबा है, कोई इसमें वोकेबलरी वर्ड नहीं है, कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है जिसके बारे में सोचना पड़े, और है भी बस जनरल एक बात ही है कि वो ऑनलाइन देखने के बजाय वो कह रहा है कि ज़ाती तौर पर मालूमात लूंगा तो ही उसे इत्मीनान होगा। I asked my cousin to see all information online, but he said to me to go there personally and take all information. Then he will be satisfied. So that's all. This is the answer. Okay, now let's move to the next segment. What information do you specifically need for an admission? I will be happy to provide it to you. What information do you specifically need and happy to provide that? So उसने दो बातें ही की हैं सिंपल कि आपको खास तौर पर क्या मालूमात हासिल करनी है, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ठीक है, या मुझे आपको ये मालूमात फराहम करके खुशी होगी। ठीक है, बस मीनिंग कन्वे करना है, उसने वो मालूमात फराहम करके उसकी मदद ही कर रही है। सो मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ठीक है, स्पेसिफिकली होता है खास तौर पर। What information do you specifically need for an admission? I'll be happy to provide it to you. आपको दाखिले के लिए खास तौर पर क्या मालूमात चाहिए, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इसमें वोकैबुलरी वर्ड है ही नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स सो इजी। So these are the average dialogues. ये कोई मुश्किल डायलॉग नहीं है, इस तरह के ही आप डायलॉग एक्सपेक्ट करें एग्जाम में कि इस लेवल के तो जरूर आएंगे। ठीक है, आप मुझे इस कोर्स का ढांचा और निज़ाम की तफसीलात दे सकते हैं। हर मजमून के कितने चीजें हैं उस बारे में भी बताइए। okay. Now I think I have missed some information. I wanna repeat it here. Okay, okay, I take a repeat. लेकिन इसके लिए मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, but I have taken the information, just want to confirm is it correct or not. हर मजमून के कितने चीजें हैं उस बारे में भी बताइए। आप मुझे इस कोर्स की फीस का ढांचा और निज़ाम की तफसीलात दे सकते हैं। हर मजमून के कितने चीजें हैं उस बारे में भी बताइए। ओके, सो -1 यहाँ पे होगा क्योंकि आपने दोबारा रिपीट लिया है। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, कोर्स की फीस का ढांचा और निसाब की तफसीलात और हर मजमून के कितने जीपीए हैं। ठीक है, फीस का ढांचा अब उसने उर्दू में बोला है, सो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। इसको फीस स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और अगर इंग्लिश में वो बोलता है फीस स्ट्रक्चर और आपको इसका उर्दू में मीनिंग आना चाहिए फीस का ढांचा। ओके, can you please give me fee structure and course details of this course? How many GPA for each subjects are required? हर मजमून में कितने GPA हैं उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, सो यू जस्ट कन्वे द मीनिंग कि हर मजमून के कितने GPA हैं और फीस का ढांचा और निसाब की तफसीलात, 3 इंफॉर्मेशन उसको चाहिए इसमें। ठीक है, can you please give me fee structure and course details of this course and how many GPAs for each subjects are required? That's it. ये इसका आंसर है, कोई इसमें और मुश्किल वर्ड है ही नहीं। ठीक है, all right, let's move to the next segment. Here is a brochure
and inside it you can find all the necessary details about the course, but fee structure is not there, which I will now print out for you. Brochure, all necessary details, but fee structure is not there and I'll print it out for you. So 4 बातें उसने इस सेगमेंट में की हैं जिसका हमने 4 ही में आंसर करना है। ब्रोशर को ब्रोशर ही बोलते हैं, ठीक है, या ये होता है इश्तिहारी पर्चा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू से इश्तिहारी पर्चा यू कैन से इट, और इफ यू वांट टू से ब्रोशर तो ब्रोशर भी ठीक है, ठीक है। आप ये इश्तिहारी पर्चा ले लें, इसमें इस निसाब से मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन फीस का ढांचा इसमें नहीं है। ये मैं आपके लिए प्रिंट कर देती हूँ। प्रिंट ही है, ठीक है, ये मैं आपके लिए इसका प्रिंट निकाल देती हूँ। आई रिपीट इट अगेन। आप ये इश्तिहारी पर्चा ले लें, इसमें इस निसाब से मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन फीस का ढांचा इसमें नहीं है, और ये मैं आपके लिए प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने फीस का ढांचा आपको बताया था, अगर वो उर्दू में बोले, अगर उसने ऑलरेडी उर्दू में बोल दिया है तो मीन्स कि ये इसका एक वोकैबुलरी वर्ड है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, फीस का ढांचा, ठीक है। तो जब अब उसने बोला है कि फीस स्ट्रक्चर इसमें नहीं है तो आपने इंटरप्रेट करते हुए फीस का ढांचा ही बोलना है, ओके। कोर्स निसाब होता है, ओके, और कोई इसमें मुश्किल वर्ड नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस डायलॉग एंड्स हियर। End of dialogue 2. ये डायलॉग यहाँ पे खत्म Conversation हुआ, takes place between an ठीक है। तो डायलॉग को उर्दू में मुकालमा कहते हैं, और ये इस मुकालमे का इख्तिताम है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस डायलॉग से रिलेटेड तमाम वोकैबुलरी वर्ड्स फिर रिपीट कर देती हूँ, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स के आप हर डायलॉग से रिलेटेड एक वोकैबुलरी लिस्ट बनाते जाया करें, ताकि इन द एंड आपके पास एक अपनी नोटबुक के एंड पे एक वोकैबुलरी लिस्ट हो, जिसे आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकें। एग्जाम से बिफोर आप उसका रिवाइज कर सकें कि ओके इस डायलॉग, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या वोकैबुलरी हो सकती है, क्या कन्वर्सेशन होगी, तो इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, ओके। गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर। एडमिशन, दाखिला, मालूमात, इंफॉर्मेशन, अप्रूव्ड, मंजूर शुदा। एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, काम का तजुर्बा। मज़ामीन, सब्जेक्ट्स के इसमें कोर्स के कौन कौन से मज़ामीन हैं, सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स बुनियादी मज़ामीन, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इख्तियारी मज़ामीन। These are very important vocabulary words. Okay, इत्मीनान, satisfied, specifically, खास तौर पे। फीस का ढांचा, फीस स्ट्रक्चर, निसाब कोर्स होता है, ठीक है, निसाब की तफसीलात, कोर्स, डिटेल्स, मालूमात, ब्रोशर, इश्तिहारी पर्चा, एंड दैट्स ऑल। यही इस डायलॉग से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, ठीक है। और अगेन हमारे CECA पे क्या क्या आपको फ्री सर्विसेज मिल सकती हैं। फ्री सर्विसेज मीन्स मुफ्त सहूलियात, ठीक है। क्या क्या मुफ्त सहूलियात आपको CECA पे मिल सकती हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
प्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, सो CECA is providing the free services to extend your visa. Cheapest professional year options, cheapest health covers for students as well as for visitors, free TR 485 visa application, free PTE and IELTS if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages. 4 languages are Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu. If you are tutor of PTE and IELTS, but if you are not, still you have the access to attend the classes free of cost. Canadian immigration, अगर आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बजाय कनाडा में इमिग्रेशन चाहिए और आप उससे रिलेटेड अपनी प्रोफाइल आप असेस कराना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन गेट दिस सर्विस एट CECA. कॉलेज एडमिशंस, बेस्ट एंड PR पाथवे कॉलेज एडमिशंस रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपकी, यू कैन डिस्कस इट एट CECA and it's all free migration consultation. अगर आपकी वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको या आपके किसी भी जानने वाले के कोई क्यूरी है, प्लीज कम एट CECA और कॉन्टेक्ट थ्रू फोन नंबर और ईमेल. तो आपको ये सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं एट CECA. ओके गाइस, सो ये डायलॉग यहाँ पे खत्म हुआ हमारा MBA एडमिशन से रिलेटेड. ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड एक का हमारा डायलॉग था. Now we'll move to the next dialogue. एक डायलॉग हम और करेंगे और उसके बाद हम vocabulary भी डिस्कस करेंगे. Okay. All right, guys. So let's move to the next dialogue. जो next dialogue I have selected it is the child support payment. इससे पहले हमने इससे related कोई भी dialogue नहीं किया. So आज हम ये करेंगे child support payment, जिसका मतलब है बच्चे की देखभाल की अदायगी या बच्चे की मुआवनत की अदायगी. Support होता है मदद करना, मावन भी होता है मददगार. ठीक है, सो बच्चे की मुआवनत की अदायगी ये तब पे करते हैं अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए और बच्चा कोई एक पार्टी उसकी टेक केयर करे. जैसे अगर बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं तो बाप को चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट करनी पड़ती है बच्चों की देखभाल की अदायगी. ठीक है, कि वो उसके बच्चों की देखभाल कर रही है तो वो उसका मुआवजा उसको देगा. ऑल राइट. Okay, so I'm gonna play This this dialogue dialogue. takes place between a lawyer of a former wife and her husband. They are discussing about the increased overdue payment of child support payment. The dialogue begins now. ऑलराइट, सो फॉर्मर वाइफ होती है साबका बीवी. ठीक है, जो उसकी पहले बीवी थी अब नहीं है उसको बोलते हैं साबका बीवी. फॉर्मर वाइफ, साबका बीवी. और ये एक लॉयर, और लॉयर किसका है? साबका बीवी का लॉयर है. और ये लॉयर और उसके हस्बैंड के दरमियान ये कॉन्वर्सेशन हो रही है. किस चीज से रिलेटेड हो रही है? चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट, बच्चों की मुआवनत की अदायगी के मुतालिक ये बात हो रही है, जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं, आर इंक्रीजिंगली ओवर ड्यू. ठीक है, जो कि उसने पे नहीं किए, उससे टाइम ऊपर हो चुका है. ठीक है, ऑलराइट. सो ये टॉपिक था. टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉपिक की आपने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, लेकिन टॉपिक को समझना और सुनना बहुत गौर से है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द dialogue. First segment. Thank you for calling. As you are aware, we contacted you because your former wife notified us about your child support payments, which were increasingly overdue. ओके, ये एक बीप जो 2 to 3 सेकेंड्स लॉन्ग होती है, उसके बाद भी आपके पास 3-4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स आप ले सकते हैं. आप अपना आंसर प्रिपेयर करें, अपने नोट्स कंप्लीट करें एंड देन स्टार्ट गिविंग योर आंसर. बट दैट शुड बी क्लियर, लाउड और एक कॉन्फिडेंट जैसे एक आंसर होता है वैसा होना चाहिए. ठीक है, सो नोट्स. थैंक यू ओनली TU for calling. As you were away, we tried contacted you. So I just write tried contacted you. Child support payment increasingly overdue.
तो दीज आर माई नोट्स। ठीक है, इंक्रीजिंगली ओवरड्यू का मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग बता दिया, जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि अदा नहीं किए गए। ठीक है, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए। ओके, कॉल करने का शुक्रिया। जैसा कि आपसे राब्ता नहीं हो सका और आपसे राब्ता इसलिए किया था क्योंकि आपकी साबका बीवी ने आपके बच्चों की मावनत की अदायगी के बारे में इत्तला दी है कि वो तेजी से बढ़ रहे हैं या उन्हें वक्त पर अदा नहीं किया गया। ओके, यू कैन यूज एनी फॉर टू कन्वे मीनिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने का शुक्रिया। एज यू वर अवे, जैसा कि आप दूर थे। ठीक है, इसका ये मीनिंग बनता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये मीनिंग नहीं बनता। एज यू वर अवे वी कॉन्टेक्टेड यू, जैसा कि हमने आपसे राब्ता करने की कोशिश की थी क्योंकि आपकी साबका बीवी ने आपके बच्चों की मुआवनत की अदायगी के बारे में इत्तला दी है कि वो वक्त पर अदा नहीं किए गए। ओके, आई होप दिस सेगमेंट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट सेगमेंट। मेरे ख्याल में उसका ये करना बिल्कुल गैर जरूरी था। उसे पता है कि मैंने हमेशा सही किया है। मैं हाल ही में कुछ नौकरियों के दरमियान था और माली तौर पर जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन अब जबकि मुझे मुस्तहकम नौकरी मिल गई है, सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। ओके, सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, सो इजी सेगमेंट है बट थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अब जो जितनी बातें उसने की हैं उसके नोट्स आई एम गोना से दैट। मेरे ख्याल में उसका ये करना बिल्कुल गैर जरूरी था, बिल्कुल गैर जरूरी। उसे पता है कि मैंने हमेशा सही किया है। मैं हाल ही में कुछ नौकरियों के दरमियान था और माली तौर पर जद्दोजहद कर रहा था। अब चूंकि मुझे मुस्तहकम नौकरी मिल गई है तो सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा। वेरी लेंथी सेगमेंट, 6 बातें उसने एक ही सेगमेंट में कर दी हैं। ठीक है, और अगर आपने इस तरह नोट्स लिए हुए हैं 6 लाइंस में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरप्रेट करते हुए। ठीक है, I think it was absolutely unnecessary to do this. She knows what I have always done is right. Recently, I have been in middle of some jobs and was struggling financially. But now, when I have got a permanent job, everything will be settled by itself or everything will be solved automatically. Okay? सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा. Everything will be settled by itself or automatically. Okay? So, कुछ भी इसमें आई थिंक मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में उसका ये करना गैर जरूरी था कि उसने वो लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो उसकी कंप्लेन कर रहा है कि उसको इसके करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पता है कि मैंने हमेशा सही किया है। I think it was absolutely unnecessary to do this. She knows that what I have done is always right. Recently, I have been in middle of few jobs and was struggling financially. But now when I have got a permanent job, everything will be settled by itself. ठीक है, मैं हाल ही में कुछ नौकरियों के दरमियान था कि मतलब कभी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में वो स्विच कर रहा था, कोई उसकी परमानेंट जॉब नहीं थी। So that's what's the meaning. So I was in middle of few jobs and struggling financially. ठीक है, जद्दोजहद करना होता है कोशिश करना। ठीक है, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ठीक है, माली तौर पर, फाइनेंशियली मीन्स माली तौर पर, माली तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रगल, जद्दोजहद करना, कोशिश करना। ठीक है, अब जद्दोजहद इस तरह के वर्ड्स आपको आने चाहिए, ये उर्दू वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, ट्राइंग भी इसका मीनिंग हो सकता है। आई वॉज ट्राइंग फाइनेंशियली, I was struggling financially. Now he got a permanent job, so everything will be settled by itself. So I hope this segment is clear now. Okay.
तो 6 बातें उसने एक ही सेगमेंट में की हैं. सो ऑलवेज कीप नोट्स इन 6 लाइन्स एंड ट्राई टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली. ठीक है, वन बाय वन अगर एक एक लाइन को इंटरप्रेट करते जाएंगे, सो यू डोंट इवन नीड टू थिंक कि आपने क्या बोलना है. ऑलराइट, okay, so let's move to the next segment. It's best in these circumstances you let us know, because situation can get out of hand at times. Now we know what your situation is. You are already in area by about $2,000. So $2,000 is important key point. Ariel means आपका उधार आप पे आ गया है. ठीक है, या $2,000 की अभी अदायगी आपको करनी है. Alright, so notes are best in these circumstances. Circumstances just CIRUM. कोई आपको full word लिखने की जरूरत नहीं है. Try to write just 1 to 2 word spellings. Okay, let us know. Okay, best in these circumstances, let us know. Situation can get out of hands. What's your situation is? I just written situation. So now you are already in area by $2,000. ठीक है, एरिया मीन कि आप पे $2,000 का उधार हो चुका है. यहाँ पे $2,000 की अदायगी वाजिबुल अदा है. ठीक है, यहाँ पर $2,000 की अदायगी वाजिब है. यहाँ पर $2,000 का कर्ज है. ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं मीनिंग कन्वे करने के लिए. इट्स इंटरप्रिटेशन टेस्ट, इट्स नॉट ट्रांसलेशन टेस्ट. आपने वर्ड टू वर्ड कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने मीनिंग कन्वे करना है. ऑलराइट, ओके, आई एम नाउ गोना इंटरप्रेट इट. ऐसे हालात में बेहतर है कि आप हमें इतला कर दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हालात काबू से बाहर हो जाते हैं. अब जबकि हम आपके हालात जानते हैं, तो आप पर पहले से ही $2,000 की अदायगी वाजिब है. दिस इज द आंसर फॉर दिस सेगमेंट. ओके, शुड आई से इट अगेन? इट्स बेस्ट इन दीज सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस होते हैं हालात, बेस्ट होता है बेहतर है, बेहतरीन, इसका होता है मीनिंग. ठीक है, तो ऐसे हालात में बेहतर है कि आप हमें अपने हालात से आगाह कर दें. लेट अस नो, आगाह कर देना, मुतल्ला कर देना, अपने हालात के बारे में बता दें. ठीक है, कि क्या सिचुएशन चल रही है. ठीक है, सो बेटर है कि आप हमें अपने हालात के बारे में बता दें. सिचुएशन कैन गेट, क्योंकि बाज़ औक़ात हालात काबू से बाहर हो जाते हैं. आउट ऑफ हैंड्स, काबू से बाहर हो जाना. आउट ऑफ हैंड्स, काबू से बाहर हो जाना. And now we already, अब हम आपके हालात जानते हैं. Now what's your situation is? You are already in area of about $2,000. तो आप पर पहले ही $2,000 का कर्ज वाजिबुल अदा है. ठीक है, तो कह रहे हैं कि पहले ही हमें बता देते तो हम कुछ कर सकते. अब जो कि अब आप हमें इस टाइम पे बता रहे हैं, तो पहले ही आप पे कर्ज है $2,000 का. Alright, let's move to the next segment. साबकन में अपनी तनख्वाह का 15% अदा कर रहा था. अब मैं 2 हफ्ते का 2,000 कमाता हूँ, पहले से थोड़ा ज्यादा. मैं फौरी अदायगी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने खर्चे और कर्जे हैं. साबकन, again the word is used. साबका बीवी, former wife. I told you in the topic कि former wife और उसके दरमियान हो रहा है, तो former को साबकन बोलते हैं, साबका ना. अब उसने उर्दू में वर्ड यूज किया है साबकन. आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. साबकन मतलब होता है पहले से, पहले. ठीक है, पहले मैं इतने अदा किया करता था, वो ये बताना चाह रहा है. साबकन मैं अपनी तनख्वाह का 15% अदा कर रहा था. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, तनख्वाह का 15%. ठीक है, अब 2 हफ्तों का 2,000 कमाता हूँ, फौरी अदायगी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने कर्जे और खर्चे हैं. ऑलराइट, साबकन
previously, formally. साबकन, previously or formally. Previously, I used to pay 15% of my pay. Now I'm earning $2,000 fortnightly, a bit higher than before. I can't make payments immediately because I have my own expenses and loans. क्योंकि मेरे अपने खर्चे होता है expenses, expenditures, and कर्जे होता है loans. ठीक है, कह रहा है कि मैं अभी फौरी अदायगी नहीं शुरू कर सकता. I can't make immediate installments or payments or instant payments. Another word, फौरन अदायगी शुरू नहीं कर सकता. क्योंकि मेरे अपने खर्चे और कर्जे हैं. 2 हफ्तों का हम यूज, वेरी कॉमन वर्ड है, फोर्टनाइटली इनकम आती है यहाँ पे. ठीक है, 2 हफ्तों का फोर्टनाइटली 2000, $2,000. सो मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि नंबर्स और ये वीक्स, जैसे उसने 2 हफ्ते का बताया, इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. यही की इंफॉर्मेशन होती है जिसको आपने कंसिडर करके इसका राइट इंटरप्रिटेशन ही करनी होती है. ओके, सो फोर्टनाइटली 2 हफ्तों का, खर्चे और कर्जे, expenses and loans. That does not solve our problem. You say you have bills to pay, but that applies to your former partner as well. You need to give us solid facts and figures. How much your earnings are and when will you pay? How much your earnings are and when you will pay. ट्राई किया करें कि जो लास्ट आप सुना करें इंफॉर्मेशन वो आप पूरी सुन लिया करें, क्योंकि जब आप ज्यादा आपके पास नोट्स होंगे तो आपके पास बोलने का मार्जिन भी ज्यादा होता है. ठीक है, बिल्कुल फिर आप उसमें पॉजेस नहीं लेंगे, आपकी फ्लुएंसी कंटिन्यू रहेगी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ नोट्स टेकिंग कि आप अपनी जो लास्ट की लाइन है उसको मैक्सिमम पूरा लिख लिया करें. ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास बीप और उसके बाद का भी टाइम होता है. ओके, इट विल बी हेल्पफुल इन द योर इंटरप्रिटेशन. बोलने में आपके पास आराम से आपके पास वर्ड्स होंगे जिनको इंटरप्रेट करना होगा. ऑलराइट, so the notes which I have taken in, that does not solve our problem, so I have just written solve our problem. Bills to pay, apply to your former wife, solid facts and figures, how much you earn and how much you earn and when you will pay. So I have taken notes in 6 lines. For example, अगर मेरे दरमियान की 2 lines miss भी हो जाती जो हैं कि apply for your former wife as well and solid facts and figures, तो मैं ये दोनों लाइनें छोड़ के नेक्स्ट 2 लाइन्स पे नोट्स लेती और जब मैं रिपीट लेती तो मैं इन 2 लाइन्स को फिल कर लेती. ठीक है, ताकि इससे मेरा सीक्वेंस भी खराब ना होता इंफॉर्मेशन का, और जब मैं इंटरप्रेट करूंगी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन एक फ्लो में होगी जिसको मैंने बोलना है. ओके, without taking any pauses. Now I'm gonna say answer. ये हमारा मसला नहीं है. आपने कहा कि आपके अपने खर्चे हैं, लेकिन ये आपकी साबका बीवी पर भी लागू होते हैं. आपको सही हकायक और अदादोशुमार देने होंगे कि आप कितना कमा रहे हैं और आप कब अदायगी शुरू करेंगे. This is the answer. That does not solve our problem का मतलब है कि इससे हमारा मसला हल नहीं होता. ये हमारा मसला नहीं है. ठीक है, कि उसने कहा ना कि मेरी 15% तनख्वाह का मैं पहले दे रहा था, तो अभी मैं फौरी अदायगी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अपने कर्जे और खर्चे हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है. ठीक है, आपने कहा कि आपके खर्चे हैं, तो ये आपकी साबका बीवी पर भी लागू होते हैं कि उसके भी खर्चे हैं, उसने भी बिल्स पे करने हैं. ठीक है, अप्लाई मीन्स लागू, लागू होना. बिल्स खर्चे या बिल्स भी ठीक है. फॉर्मर पार्टनर साबका साथी, साबका बीवी.
सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स हैं। हकायक और अदादोशुमार। सॉलिड होता है मजबूत, मजबूत हकायक और अदादोशुमार। हाउ मच यू अर्निंग, कितना आप कमा रहे हैं। एंड व्हेन यू विल पे, और कब अदायगी शुरू करेंगे। पेमेंट मतलब अदायगी, पे करना, अदा करना या मुआवजा देना। ऑलराइट, ओके, सो आई एम गोना जस्ट से इट अगेन। ये हमारा मसला नहीं है। आपने कहा कि आपके अपने खर्चे हैं, तो ये आपकी साबका बीवी पर भी लागू होते हैं। आपको सही हकायक और अदादोशुमार देना होंगे कि आप कितना कमा रहे हैं और कब अदायगी शुरू करेंगे। Okay, let's move to the next segment. अगर वो मई के आखिर का इंतजार कर सकती है तो मैं अदायगी पूरी तरह से शुरू कर दूंगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने पहले कुछ नहीं किया और सारे पैसे अपने पर खर्च कर लिए हों। पहले कुछ नहीं किया और सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लिए हों। ओके, जैसे मैंने कहा कि लास्ट इंफॉर्मेशन वी कैन रिटेन इट इन आवर माइंड। ओके, उसको हम पूरा लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया। पहले कुछ नहीं किया और सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लिए हों। तो अब मुझे इसको सोचने की भी टेंशन नहीं है कि इसके कितने नोट्स मुझे याद रखने हैं। ऑलराइट, तो मई के आखिर का इंतजार, अदायगी पूरी तरह से शुरू, ऐसा भी नहीं है, पहले कुछ नहीं किया और सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लिए हों। ओके, now I'm gonna say answer. If she can wait till the end of May, then I can start full payments. Now it's not like that. I didn't do anything before and spent all my money on myself, or spent all the money on my own. और आप इसको सिंपली अगर मीनिंग भी कन्वे करना है, सो नाउ इट्स नॉट लाइक दैट आई डिडंट डू एनीथिंग बिफोर एंड स्पेंट ऑल माय मनी बाय माय सेल्फ। दैट्स इट। मई के आखिर का इंतजार, एंड ऑफ मई, वेट इंतजार, पूरी तरह से अदायगी शुरू करना, मेक फुल पेमेंट्स, ठीक है, पूरी तरह से अदायगी। अब ऐसा भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब ऐसा भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, कि मैंने पहले कुछ नहीं किया और सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लिए हों। आई डिडंट डू एनीथिंग बिफोर एंड स्पेंड ऑल माय मनी बाय माय ओन, और ऑन माय ओन। ओके, कोई भी इसमें वोकेबलरी वर्ड नहीं है, सब इजी है और जस्ट easiest one. Okay, now next segment is. Yes, I appreciate that, but I must also represent the interest of your former wife. I prefer you move things a little forward, beginning of May for assumption or for a child support payment. Move things little forward. So let's listen it again. We have the option. हमारे पास एक ऑप्शन होता है, we can take retake, और मतलब जिसके हमारे पास ऑप्शन है, इसको जरूर यूटिलाइज करें। चाहे आपको नहीं भी कहीं भी जरूरत, तो यूज करें इसको, क्योंकि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बेस्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो आई थॉट कि मुझे कुछ यहाँ पे मिसिंग है। आई एम गोना टेक रिपीट इट हेयर। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिपीट ले रही हूँ इस डायलॉग में। Yes, I appreciate that, but I must also represent the interest of your former wife. I prefer you move things a little forward, beginning of May for assumption or for a child support payment. Beginning of May for assumption for a child support payment. ठीक है, चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट, बच्चे की मुआवनत की अदायगी, बच्चे की देखभाल की अदायगी। ठीक है, अप्रिशिएट करना होता है तारीफ करना, या मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इसकी हौसला अफजाई करता हूँ।
या मैं इसकी तारीफ करता हूँ। फॉर्मर वाइफ अगेन साबका बीवी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है मुफादात के उसके फायदे की जमा है, जैसे फायदा, फवाइद होता है, मुफाद का मतलब भी फायदा होता है और इसका प्लूरल होता है मुफादात। इफ यू वांट यू कैन यूज द वर्ड फवाइद एज वेल। फायदे की प्लूरल है फवाइद, फायदा, फवाइद, मुफाद, मुफादात, दोनों का मतलब इंटरेस्ट ही है। ठीक है। मूव द थिंग्स लिटिल फॉरवर्ड, कि चीजों को थोड़ा पहले करने पे तरजीह दें। ठीक है, वो जैसे उसने बात की मई के आखिर तक का इंतजार कर रहा था, तो उसने कहा थोड़ा पीछे लेके आओ टाइम को, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, जैसे उसने कहा, उसने मई के आखिर का बोला, ही इज सेइंग दैट बिगिनिंग ऑफ द मई। ठीक है, मई के आगाज से, मई के शुरू से। चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट, बच्चे की अदायगी की, बच्चे की मुआवनत की अदायगी। सो द आंसर इज हाँ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी साबका बीवी के मफादात की नुमाइंदगी भी करनी है। आप चीजों को थोड़ा पहले करने पर तरजीह दें। आप बच्चे की मावनत की अदायगी मई के आगाज से शुरू कर दें। ठीक है, मई के आगाज से शुरू कर दें कि आप बच्चे की मावनत की अदायगी मई के आगाज से ही शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट होता है नुमाइंदगी करना। आई मस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ योर फॉर्मर वाइफ, मुझे आपकी साबका बीवी के मफादात की नुमाइंदगी भी करनी है, क्योंकि वो उसका लॉयर है ना, तो वो उसी की नुमाइंदगी करेगा। ठीक है, वो उसका तो नहीं देखेगा, उसके शोहर का, वही उसके हालात ऐसे थे या वो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब जबकि उसको मिल गई है तो फिर भी उसके अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं, तो वो इन चीजों को नहीं देखेगा। उसको अपनी साबकन बीवी के मफादात को उसको रिप्रेजेंट करना है, उसकी नुमाइंदगी करना है। ठीक है, तो वो उसको कह रहा है कि मई के आखिर की बजाय आप मई के आगाज से ही अदायगी शुरू कर दें। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने अल्फाज पे पूरा उतरूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर पूरा उतरूंगा। इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंट आ सकते हैं, जिसके लिए आई ऑलवेज प्रीफर यू कि आपका कॉन्फिडेंस से एक सैंपल आंसर होना चाहिए जिसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। एज आई सेड, आई विल फुलफिल माई वर्ड्स और आई विल कीप माई वर्ड्स। Very easy, nothing to write and nothing to remember, just say it. As I said, I will keep my words. All right, next segment. But I also expect that you cover your areas by mid-June. Is that acceptable to you? But I also expect you cover your areas by mid-June. Mid-June, we already mentioned this word in our vocabulary list. वस्त जून, जून के दरमियान में, वस्त जून। ठीक है, कोई भी मंथ आ जाए तो आप वस्त का वर्ड साथ यूज करें। वस्त जून, वस्त जनवरी, वस्त फरवरी एंड सो ऑन। ठीक है, सो हेयर द वर्ड इज मिड जून, मतलब वस्त जून। यू कवर योर एरियल्स, कि जो आपकी वाजिबुल अदायगी है, जो आपकी वाजिबुल अदायगी है, जो आपका कर्ज है, वो आप वस्त जून तक मुकम्मल कर लें। ऑल राइट, हेलो, हेलो, ओके। सो वस्त जून इज मिड जून इज वस्त जून। ठीक है, तो एरियल्स जो उसके वाजिबुल अदा, उस पे जो कर्ज है, ठीक है, वो आप वस्त जून तक कर लें। इज दैट एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल मतलब होता है काबिल कबूल, आपको कबूल है ये। एक्सपेक्ट करना होता है उम्मीद करना। ओके, सो द आंसर इज
लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अदायगी वस्त जून तक कर लें। क्या आपको ये कबूल है? या आपके जिम्मे जो कर्ज है वो वस्त जून तक अदा कर दें? क्या आपको ये कबूल है? ओके, जैसा कि मैंने कहा ये इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, इसमें आपने मीनिंग कन्वे करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर द ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आप इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मीनिंग कन्वे नहीं होगा। ओके, सो क्या लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके जिम्मे जो वाजिबुल अदा आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके जिम्मे जो कर्ज है वो आप वस्त जून तक अदा कर दें। क्या आपको ये कबूल है? ठीक है, इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू? क्या आपको ये कबूल है? ओके, नेक्स्ट सेगमेंट। जी, आप मेरे लिए कोई और चारा छोड़ते नहीं। मैं मुस्तकबिल में सखी होने पर गौर करूंगा। लुक, ओके जी, आप मेरे लिए कोई और चारा छोड़ते नहीं और मैं मुस्तकबिल में सखी होने पर गौर करूंगा। सखी होता है जेनरस, जो खुले दिल से खर्च करता है, उसे बोलते हैं जेनरस पर्सन, सखी। ये उर्दू का वर्ड है सखी, जेनरस, जो खुले दिल से खर्च करता है, सखी। कोई और चारा छोड़ते नहीं, डोंट लीव एन ऑप्शन फॉर मी। ओके, चारा मतलब ऑप्शन, मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए कोई और चारा नहीं है। ओके, सो द आंसर इज yes, you don't leave any option for me. I'll consider being generous in the future. Okay, so that's the answer. Leave an option is the कोई चारा नहीं छोड़ते. Okay, let's move to the next segment. look, if there is any other problem, bring it to us immediately. We do not want this issue to be taken to court. If there is any other problem, bring it to us immediately. We don't want to take this issue in the court. Court होता है अदालत, issue मामला, problem मसला, bring it to us हमारे पास लेकर आए या हमसे राब्ता करें। Immediately, फौरन। So the answer is now, देखें, अगर कोई दूसरा मसला हो तो इसे फौरन हम तक लेकर आए। हम इस मामले को अदालत में नहीं ले जाना चाहते। या देखें, अगर कोई और मसला हो तो हमसे फौरन राब्ता करें। हम इस मामले को अदालत में नहीं ले जाना चाहते। सो जस्ट कन्वे योर मीनिंग। किसी भी सेंस में आप जो आपको इजी लगे वो आप उसको मीनिंग जस्ट कन्वे करें। एंड दिस इज द एंड End ऑफ of डायलॉग। dialogue. एंड ऑफ डायलॉग, मुकालमे का इख्तिताम। तो ये दूसरा डायलॉग जो हमने आज कर लिया। ठीक है, अब इसकी मैं वोकेबलरी एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। मेक अ लिस्ट फॉर इट, ताकि जब नेक्स्ट टाइम भी चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डायलॉग हो तो एटलीस्ट ये वाली वोकेबलरी आपके माइंड में आ जाए। ओके, सो चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट, बच्चे की देखभाल की अदायगी, बच्चे की मुआवनत की अदायगी या बच्चे की देखभाल का कर्जा। ऑलराइट, इंक्रीजिंगली ओवरड्यू, जो कि अदा नहीं किए गए, जो कि तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें मीनिंग कन्वे होगा। ऑलराइट, नौकरियां, जॉब्स, माली तौर पर, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली होता है माली। जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, मुस्तहकम नौकरी, परमानेंट जॉब, सब कुछ अपने आप हल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बाय इटसेल्फ, और एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। सर्कमस्टांसेस, हालात, सिचुएशन भी हालात ही होते हैं।
circumstances and situation, हालात, at times, बाज़-औक़ात, sometimes or at times, meaning is बाज़-औक़ात, एरियल वाइड, एरियल होता है वाजिबुल अदा, कर्ज है आप पे, साबकन फॉर्मली प्रीवियसली, 2 हफ्ते का फोर्टनाइटली, फौरन इमीडिएटली, खर्चे एक्सपेंसेस, कर्जे लोन्स, अप्लाई लागू होना, जैसे when he said that's apply to my to your former partner as well, तो ये आपके साबकन बीवी, साबका बीवी पर भी लागू होते हैं, अप्लाई लागू। Solid facts and figures, very important vocabulary word, हकायक और अदाद-ओ-शुमार, facts and figures, हकायक और अदाद-ओ-शुमार, अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई करना या तारीफ करना, इंटरेस्ट मुफादात, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंटेटिव होता है ना नुमाइंदा, ये हमारा नुमाइंदा है, तो इसी तरह रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, प्रीफर तरजीह देना, प्रीफर तरजीह देना, अल्फाज पर पूरा उतरना, कीप माई वर्ड्स और फुलफिल माई वर्ड्स, मिड जून, वस्त जून और एनी मंथ, लेकिन मिड का मतलब वस्त होता है, कोई चारा नहीं छोड़ना, ऑप्शन नहीं छोड़ना, चारा मतलब ऑप्शन और सखी मतलब जेनरस, कोर्ट अदालत, प्रॉब्लम मसला, इशू मामला, इमीडिएटली फौरी तौर पर। So that's the vocabulary for this dialogue. Now we will discuss some general vocabulary as well, but before that I'm gonna say the CECA services once again which are provided free of cost. अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले को वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, just come at CECA and you can ask free of cost. You can consult with them free of cost. So the services which are provided free of cost, जो सहूलियात CEC पे मुफ्त फ्राहम की जा रही है उनमें फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, आपको अगर अपना स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड कराना है सो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन कम एट CECA, चीपेस्ट प्रोफेशनल ईयर ऑप्शंस, cheapest health covers for students and for visitors, free TR 485 visa application, free PTE and IELTS if you are tutor of NATI classes, and pre-NATI classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu if you are tutor of PTE and IELTS classes, but you are also getting as a student these free PTE class, NATI classes. Free assessment for Canadian immigration, college admission and free migration consultation at CECA. So these are the services which are provided at CECA free of cost. आपको इससे रिलेटेड अपने वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, you can come at CECA or you can contact them through emails and phones. Alright guys, so we have done 2 dialogues today. One was related to MBA admission, which was from the topic of education, and the other one is from child support payment, which comes under the topic of healthcare or child care. ठीक है? As I mentioned before कि हमारे पास dialogue से related general vocabulary है, which I have shown you many times before, कि ये vocabulary अगर आप learn कर लेंगे तो almost 70% of the vocabulary you are done
और उसके बाद आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी जस्ट यू जस्ट नीड टू रीड देम और रीड इट थॉरोली। बट इसको अगर आप फिंगर टिप्स पे रख लेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ओके, सो इन ईच क्लास मैं ये वोकैबुलरी वर्ड्स इसलिए डिस्कस करती हूँ कि एज पर माई वोकैबुलरी द मीनिंग्स आर रिटन इन उर्दू। तो अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती तो आप अपनी लिस्ट बना लें, ठीक है। तो आप अपने वोकैबुलरी वर्ड्स के रोमन इंग्लिश में या जैसे भी आपको इजी, जो आप उर्दू के वर्ड्स जैसे आप उर्दू पढ़ सकते हैं वैसे लिख लें, ठीक है। So I think we have discussed 2 pages of this vocabulary in all my previous lectures. If you want to record or if you want to write that vocabulary, please go to my previous lectures and you can note. All right, today vocabulary words are good morning, सुबह बखैर, as I mentioned in the dialogue as well, क्योंकि उसमें good afternoon का word use हुआ था, तो good afternoon means दोपहर का सलाम या दोपहर बखैर। So 4 वर्ड्स बनते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सॉरी 3, सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर भी हो सकता है, गुड इवनिंग, एंड गुड नाइट, शब बखैर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर्स जैसे यहाँ पे लेटर्स आते हैं घरों में कि बच्चे की वैक्सीनेशन ड्यू है या इस तारीख को जो कुछ भी आपको रिमाइंडर नोटिस आ जाते हैं कि आपका ये बिल या ये फाइन ओवर ड्यू है, तो वो सब रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है। सो रिमाइंडर्स मतलब याद दहानी खतूत। रिमाइंडर्स मीन्स याद दहानी खतूत, कि आपको याद कराया जा रहा है। ऑलराइट, सो रिमाइंडर्स मीन्स याद दहानी खतूत। इम्यूनिटी, हिफाजत, immunity, हिफाजत। नाउ आई एम गोना से अबाउट फ्यू डिजीजेस, क्योंकि हमारा एक हेल्थ का टॉपिक भी होता है। सो जितना मैक्सिमम डिजीजेस का हम नाम याद कर सकेंगे, आई मीन मीनिंग याद कर सकेंगे, वी विल। और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा डिजीज, कोई ऐसी डिजीज आ जाती है जिसका आपको उर्दू में मीनिंग नहीं आता, सो जस्ट दैट से इट इन इंग्लिश, ओके। सो कुछ डिजीजेस हैं जो आप याद कर लें, जैसे कोलरा है, कोलरा का मतलब हैजा। Try to learn all the meanings of those diseases for which we need to do vaccination, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन बच्चों की करवानी पड़ती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, उनमें से कोई आ सकती है, ठीक है। तो कुछ डिजीजेस हैं जैसे कोलरा हो गया, हैजा, टीबी ही होता है, डिप्थेरिया, खन्नाक, डिप्थेरिया, DIPTHERIA, डिप्थेरिया, ये होता है खन्नाक। टेटनस, तशन्नुज, टेटनस, तशन्नुज। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, जैसे कि मोस्टली हम अगर उर्दू न्यूज़ चैनल्स पे एड्स देखें तो काली खांसी, तशन्नुज, खन्नाक के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन की हदायत दी जा रही होती है उसमें, ठीक है। तो ये उर्दू में तो काफ़ी कॉमन है, जो उर्दू न्यूज़ या उर्दू न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, काफ़ी बार इनका जिक्र होता है। डिप्थेरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, खन्नाक, तशन्नुज और काली खांसी। अवेलेबल, दस्तयाब, कहते हैं ना कि ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे बाय कर सकते हैं, कि ये चीज हमारे पास दस्तयाब है, आप हमसे खरीद सकते हैं। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन होता है हिफाजती टीके। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मींस हिफाजती टीके। सो लैक, उसकी कमी है, लैक होना कमी होना, ठीक है। सो लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीकों की कमी या हिफाजती टीकों की अदम दस्तयाबी। अदम दस्तयाबी मीन्स के वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लैक है उनका। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीकों की अदम दस्तयाबी या हिफाजती टीकों की कमी की वजह से। ऑब्जेक्शन, एतराज, ऑब्जेक्शन, एतराज, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन।
फॉल्स मतलब गुमराहकुन, फॉल्स होता है ना गलत, सॉरी फॉल्स मतलब होता है गलत, मिसलीडिंग होता है गुमराह करना, ठीक है, मिसलीडिंग गुमराह करना, गुमराहकुन, इंफॉर्मेशन मालूमात, ठीक है। सो सेंटेंसेस में अक्सर ऐसे ही यूज होता है फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, गलत या गुमराह कुन मालूमात, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स को आप एज इट इज, जैसे मैंने बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स, हकायक और अदाद-ओ-शुमार, अगर आपके फिंगर टिप्स पे होगा तो वो वर्ड कहीं भी आ जाए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू जस्ट से इट इट्स मीनिंग। सो सिमिलरली फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मोस्टली कम टुगेदर, तो गलत या गुमराहकुन इंफॉर्मेशन मालूमात, ठीक है। तो आपको मिसलीडिंग गलत, आपको फॉल्स का मतलब आता है गलत, पर मिसलीडिंग का नहीं आता, तो आप वहां पे आपको पॉज लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो गलत और उसका सिनोनिम नहीं है, ठीक है। बट यू शुड हैव द वर्ड इन उर्दू एज वेल, कि इन दोनों को अलग अलग आप बोल सकें, ठीक है, गलत या गुमराहकुन मालूमात। ऑलराइट, क्रिमिनल ऑफेंस, कानूनी जुर्म, क्रिमिनल ऑफेंस कानूनी जुर्म। माइग्रेशन एक्ट, माइग्रेशन एक्ट को आप माइग्रेशन एक्ट भी बोल सकते हैं, एज आई हैव मेंशन्ड सो मेनी टाइम्स के आप ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, एक्ट्स या कोई भी लीगल, कोई भी चीज ऐसी जो जिसका मीनिंग नहीं आप बोल सकते, और आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, यू कैन से इट एज इट इज, ओके। माइग्रेशन एक्ट को आप माइग्रेशन एक्ट बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि माइग्रेशन का मतलब होता है नकल मकानी करना, ठीक है। मीनिंग इसलिए बता रही हूँ कि माइग्रेशन का वर्ड अलोन भी आ सकता है, ठीक है। माइग्रेशन, नकल मकानी, और इफ इट इज अंडर माइग्रेशन एक्ट, दिस इज फलां फलां फलां, तो हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन एक्ट के तहत या नकल मकानी के कानून के तहत, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, काम की नौयत, नेचर ऑफ वर्क इन द सेंस कैसे यूज हो सकता है कि हम किसी से पूछें कि भाई आप व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, और व्हाट्स द नेचर ऑफ वर्क, मतलब कि आप किस तरह का काम करते हैं या आपके काम की नौयत क्या है, ओके। सो नेचर ऑफ वर्क मीन्स काम की नौयत, काम की नौयत, नेचर ऑफ वर्क मीन्स काम की नौयत। वायलेट और ब्रीच द वीजा कंडीशंस, ठीक है, ये वर्ड लीगल फॉर्म में यूज होता है, ब्रीच, ब्रीच द एक्ट और ब्रीच द लॉ। सो ब्रीच द वीजा कंडीशंस, के वीजे की शराइत की खिलाफ वर्जी करना, कंडीशंस होता है शराइत, ब्रीच द वीजा कंडीशंस, वीजे की खिलाफ, वीजे की शराइत की खिलाफ वर्जी करना। कस्टम, कस्टम टैक्स ही होता है, लेकिन ये इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट गुड्स पे होता है, ठीक है। सो इसको भी महसूल ही बोलते हैं, ठीक है, टैक्स को महसूल बोलते हैं, सो कस्टम को भी महसूल बोलते हैं, बट इट इज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन दरामदात और बरामदात पर महसूल, ठीक है। सो कस्टम इज दरामदात और बरामदात पर महसूल, एंड सिंपल टैक्स इज जस्ट महसूल। इंपोर्ट्स होता है दरामदात एंड एक्सपोर्ट्स होता है बरामदात। एयरपोर्ट हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। इंस्पेक्शन, मुआयना करना, ठीक है, इंस्पेक्ट होता है किसी चीज का मुआयना करना, सो इंस्पेक्शंस मीन मुआयना करना। ये घरों की इंस्पेक्शन का भी हो सकता है, और डॉक्टर कैन आल्सो, बट डॉक्टर मोस्टली डू द एग्जामिन द पेशेंट, ओके। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मोस्टली वर्ड यूज होता है वो एग्जामिन होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है मुआयना करना। सस्पिशियस, सस्पिशियस होता है मशकूक या मुश्तबा, जिस पर शक किया जा सके, ठीक है। सो मशकूक इज द इजीएस्ट वर्ड आई थिंक।
suspicious, mashkook, unusual, usually होता है आमतौर पर, और unusual means गैर मामूली, unusual गैर मामूली. boarding the plane, जहाज में सवार होना. सो इफ समवन इज सेइंग उर्दू में अगर वो कोई कह रहा है कि जहाज पर सवार होने से पहले, so you will use the word boarding the plane, क्योंकि ये मोस्टली यही है इसका vocabulary meaning, boarding the plane, जहाज में सवार होना. Alright guys, so this is the vocabulary which we have discussed today. Next class में हम बाकी vocabulary भी discuss करेंगे और dialogues भी करेंगे. क्लास टाइमिंग्स 11 से 1, उर्दू नाटी क्लास 11 से 1 एवरी संडे. सो इफ यू वांट टू कम एंड ज्वाइन, एंड कोई भी क्यूरी नाटी उर्दू टेस्ट से रिलेटेड, यू कैन कम इन द क्लास एंड आस्क मी. और सबसे बेस्ट थिंग, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो जरूर आए क्लास में, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आंसर फ्लुएंटली नहीं आप कर सकते. ठीक है, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो, सो कम इन द क्लास एवरी संडे 11 to 1, 11 से 1 बजे उर्दू नाटी क्लास का टाइम होता है. और जाने से पहले मैं एक दफा फिर CA पे जो भी आपको मुफ्त सहूलियात मिल सकती हैं, आई एम गोना से इट अगेन फॉर यू गाइस. सो आप या आप के जानने वाले इर्द गिर्द किसी को भी वीजा इमिग्रेशन या इन सर्विसेज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, just call them, come at CECA or contact through email. You can get definitely answer for your queries. All right, so क्या services provide की जा रही हैं at CECA? Free of cost are free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for students as well as visitors, फ्री TR वीजा एप्लीकेशन जो कि 485 वीजा होता है, फ्री वीजा एप्लीकेशन फॉर 485 TR वीजा, फ्री PTE and IELTS if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes if you are tutor of PTE and IELTS. But if you are not, still you are guys are getting the free links for Urdu Nati classes. और जो अदर क्लासेस हैं नाटी की वो हैं हिंदी, नेपाली, पंजाबी एंड उर्दू. सो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई भी टेस्ट नाटी का देना है, यू कैन कम एट CCA एंड गेट फ्री एक्सेस. like you can't find this service anywhere else, free of cost. So कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर आपको कनाडा में अपनी प्रोफाइल असेस करानी है इमिग्रेशन से रिलेटेड, यू कैन कम एट CECA. एंड कॉलेज एडमिशन, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑन एंड फ्री माइग्रेशन कंसल्टेशन, आपको वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से. ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की क्लास नाटी उर्दू. कम एंड ज्वाइन मी ऑन एवरी संडे 11 to 1 एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस विद डायलॉग्स एंड वोकैबुलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड, एंड good luck with your exam preparation. Bye.